जी सर। हाँ। दिया। नमस्कार दोस्तों, एएलएस के मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एशियन लिटरेरी सोसाइटी ने असमिया भाषा पर उत्सव मनाने का आयोजन किया है। जैसा कि प्रतिवर्ष एशियन लिटरेरी सोसाइटी भारतवर्ष की सभी भाषाओं पर एक उत्सव मनाती रही है, इस बार हमने असमिया भाषा पर ये उत्सव का आयोजन किया है। हमारे एशियन लिटरेरी सोसाइटी के 3 मंच, एशियन लिटरेरी सोसाइटी, एशियन आर्ट एंड क्राफ्ट, एशियन परफॉर्मिंग आर्ट, तीनों ही मंच पर आज सारा दिन रंगारंग कार्यक्रम, कविताओं का, आर्ट का और डांस तीनों ही लगातार चलते रहे। और हमारे साथ हमारे जो एएलएस के सदस्य हैं उनका भरपूर हमें सहयोग मिलता रहा। तो आसाम की इस भाषा को संपूर्ण करने के लिए हमें लगता है कि हम अगर गुवाहाटी और आसाम के किसी भी क्षेत्र से वहाँ के लेखक और साहित्यकार, कवि उनसे जुड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हम उनसे रूबरू होकर उनके मुख से जो इस भाषा का लुत्फ उठा सकते हैं वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस समय हमारे जो स्टूडियो हैं, मंच है, उस पर 2 हमारे मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं जो दोनों ही गुवाहाटी से हैं। मैं उनका संक्षिप्त परिचय देती हूँ। हमारी एक पहली मेहमान जो हैं वो हैं मणि कुंतला जी। मणि कुंतला जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एएलएस के मंच पर। थैंक यू। आप असमिया भाषा की एक बहुचर्चित लेखिका, साहित्यकार, कवियत्री हैं। आपकी 46 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें आपकी नोवेल, लघु कहानियां, बाल साहित्य, कविता संग्रह सम्मिलित हैं। मणि कुंतला जी साहित्य काव्य के साथ साथ टेलीविजन के लिए भी लिखती हैं। आपकी कई कहानियों पर धारावाहिक आसाम चैनल पर प्रसारण होता रहा है। आपको रोमांचक कहानियां लिखना काफी पसंद है। आपको बेस्ट नॉवेलिस्ट अवार्ड मिल चुका है। नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। आसाम साहित्य सभा सम्मान से आपको पुरस्कृत किया गया है। बहुमुखी मणि कुंतला जी लेखन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अपना हाथ बटाती हैं। एड्स और ओल्ड एज होम के लिए भी कार्य करती हैं। आधुनिक असमी साहित्य के एक नामी लेखिका के नाम से जानी जाती हैं। आपकी कविताएं, आपके लेख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आसाम का न्यूज़पेपर और मैगजीन में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। हर एक दिन आपके लेख छपते रहते हैं। ऐसी बहुमुखी मणि कुंतला जी का एएलएस मंच पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ डॉक्टर विजय शंकर बर्मन जी, आपका एएलएस के मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर विजय शंकर जी असमिया प्रांत के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और कवि हैं। डॉक्टर विजय शंकर बर्मन जी की लगभग 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने कई भाषाओं के काव्य का अनुवाद असमिया भाषा में किया है। आपने अपनी पीएचडी मैन वुमेन रिलेशनशिप इन ट्राइबल माइट्स पर ऑफ आसाम पर की है। डॉक्टर विजय बर्मन जी को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बेस्ट यंग राइटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, शब्द युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी कविताएं संग्रह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
काव्य संग्रह में सम्मिलित हैं। आपके कई अंतर्राष्ट्रीय संग्रह में जैसे इटली, फ्रांस, स्पेनिश सभी देशों में प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर विजय शंकर वर्मन जी साहित्यकार व काव्य को लेकर अत्यधिक कार्य किया है आपने और निरंतर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विजय शंकर वर्मन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ ALS के मंच पर। मेरा मेरा पहला प्रश्न आज की शाम और भाषा को लेकर मानी कुंतला जी से है। आप असमिया भाषा की एक बहुचर्चित लेखिका हैं, एक व्यस्त व सफल गृहिणी हैं, फिर भी आप लिख रही हैं, ऐसा कैसे कर पाती हैं मानी कुंतला जी? आपसे अनुरोध है कि आप हमारे दर्शकों को अपनी जुबानी, अपनी भाषा में बताइए। पहले मैं आप लोग सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरा हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, इतना सही नहीं है। जैसे जैसे आप लोग समझ लीजिए और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। पहले ये बात है कि लिखाई मेरा नशा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखने के लिए। तो पहले मैं कविता लिखती थी, अभी लिखती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं कहानी की तरफ बढ़ रही थी। तो उस टाइम में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगते थे। लिखा है घर के काम की वजह से बीच में मैं लिखना सा पसंद करती थी। और जब भी मैं लिखना इतना मतलब उसका जो गति है वो इतना सीधी हो गया है कि घर का जितना भी परिवार का लोग है वो लोग भी चाहते हैं कि मैं लिखूं। उन लोग ने हमेशा बोलते रहते क्या जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं सोचती हूँ, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो मानी सभी कुंतला लोग हाथ बटाते। हेलो, कोई हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आप हमें कोई अपनी कविता सुनाइए, हमारे दर्शकों को इंतजार है कि वो आपका लेखन उनके सामने आए। तो ठीक है, मैं एक कविता सुनाती हूँ। जी 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 जी, स्वागत है। असमिया से हिंदी अनुवाद किया है उत्पल लेखा ने और ये समकालीन भारतीय साहित्य में प्रकाशित थी। तो ये कविता का नाम है अच्छी लड़की, जिसको आसामी में बोलता है भालस्वाली। अच्छी लड़की इंतजार नहीं करती दहलीज पर, अच्छी लड़की इंतजार नहीं करती दहलीज पर, खुद आवाज नहीं लगाती गुजरती हुए मुसाफिरों को, खुद आवाज नहीं लगाती गुजरती हुई मुसाफिरों को। अच्छी लड़की पैर नहीं रखती विद्रोह की सिर पर, मिट्टी हो जाती है उसकी एरिया माँ की परछाई का अनुसरण करते हुए। अच्छी लड़की के दिल में रमता नहीं प्रेम, अच्छी लड़की के दिल में रमता नहीं प्रेम, बसता उसमें केवल संस्कार। धूप से उसका आलिंगन नहीं, धूप से उसका आलिंगन नहीं, तर्क से उसकी पहचान नहीं, वो बुनती है तो उठ कर में बैठकर चुपचाप सपनों का फूल। था एक समय हमारे देश में भी ऐसा, था एक समय हमारे देश में भी ऐसा, जब सघन थी ऐसी लड़कियां, जब सघन थी ऐसी लड़कियां, अब एक एक जा रही है बुढ़ापे की ओर, अब एक एक जा रही है बुढ़ापे की ओर और हो रही है बिना प्रतिभा के वृद्ध। बहुत बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत अच्छी लड़की बहुत सुंदर। आपसे मैं एक और सवाल करती हूँ कि आप एक कलमकार के रूप में आपने साहित्य के हर क्षेत्र में काम किया है। कविता, कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य, नाटक, कौन सा क्षेत्र आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों है? वैसे तो मुझे कविता लिखना बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। कविता लिखाई नहीं जाती तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन
नॉवेल लिखना मुझे सबसे अच्छा लगता वाह, है। जब भी मौका मिलते हैं मैं लिखने बैठ जाती हूँ, और एक साथ में एक ही साल में या एक ही दिन में मैं 3-4 नॉवेल एक साथ लिखती हूँ। तो बहुत मजा आता है ये काम। तो 2 नॉवेल पहले एक साथ लिखती थी, आजकल बढ़ा बढ़ा के 3 साथ। तो ये बहुत मजा मजा आता है मुझे कि ये काम में। तो आपकी नॉवल पढ़ने का हमें कब सौभाग्य मिलेगा? जरूर पढ़ेंगे। अगर आप इतना, आपको इसमें अवार्ड भी मिले हैं तो उसको, मेरी बहुत इच्छा है कि हम उसको पढ़ें। और मैं जरूर एक साथ आप तीन चार हम्म, हिंदी में एक भी साथ। ट्रांसलेट पढ़ जी जी, पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ। हिंदी तथा हिंदी के रचनाकारों के साथ साथ आपके अच्छे संपर्क हैं। आप किन से ज्यादा प्रभावित हैं? और उन साहित्यकार के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। किस साहित्यकार से आप को बहुत पसंद करती हैं, उससे आपकी को प्रेरणा मिलती है? मुझे हिंदी कवि केदारनाथ सिंह जी और चंद्रकांत देवडाले, दोनों को जो बहुत अच्छा लगता है। विष्णुनगर जी भी है ऐसे पोएट। और मैं प्रभावित हुई हूँ अशोक वाजपेयी साहब की, जो उसका जो भाषण है, जो कविता है, ये सुन के मैं बहुत बहुत समृद्ध हो गई हूँ। बहुत अच्छा लगता है। गुलजार साहब का भी कविता भी अच्छा लगते हैं। लेकिन नॉवेल के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे मुंशी प्रेमचंद की शुरू करते हुए भीष्म शाहनी या जितने भी हैं, लेकिन मुझे ज्यादा प्रभावित किया है अमृता प्रीतम की उपन्यास में। वाह, अ, आपने तो बहुत सारे पढ़े हैं। सिंगर ने मुझे आज भी मुझे हिला के रख देते हैं। मैं अब भी सोचती हूँ कि काश मैं भी एक ऐसा एक नॉवेल लिख पाती। मुझे लगता है कि आप लिख चुकी हैं, लेकिन हर लिखने वाला यही सोचता है कि अभी और अच्छा लिखना है। यही उसकी प्रयास जो है उसको सफल बनाता है। और एक जैसे आप आसाम का जो इतिहास है वो, और एक सामाजिक समस्या, दोनों में से आप किसको चूज करती हैं? किसको, आपको क्या लिखना आपको बहुत पसंद है, और क्या लोगों को पसंद आता है आपका जो आप लिखती हैं? तो इस पर कुछ बताइए। असम का जितना भी रीडर्स है, जितना भी पाठक है, मैं देखती हूँ कि उन लोगों को कविता जो लिखते हैं, जो सुनते हैं, उन लोगों को तो अच्छा लगते हैं। लेकिन जितना लघु कहानियों का ग्रंथ है, किताब है, वो थोड़ा ज्यादा कम बिकते हैं। कभी कभी मतलब खरीदारी कम होता है। लेकिन जो उपन्यास है, उसका जो बुक फेयर में हो या लोगों के हाथ में दिखाई देता है, वो उपन्यास का, नॉवेल का ये माहौल बहुत अच्छा है। और मैं जब लिखती हूँ अ, ऐतिहासिक या जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जितना भी कहानियां हैं, तो ये लिखने के लिए, तो बोलने के लिए हिस्ट्री हमारे पास है ही। तो उसके लिए अ, मुझे चाहिए कि मैं अपना ढंग से सोच के कुछ लिखूं। तो फिर भी मुझे मतलब किसी किसी अनुष्ठान या लोगों से मुझे सपोर्ट मिलता है लिखने के लिए। तो इसलिए मैं लास्ट ईयर एक पब्लिश हुआ है जलकन्या। उसमें असम का आसारी जो राजा था, उसका किंगडम का पूरा हिस्ट्री है। और ऊपर से असम का फर्स्ट लेडी टी प्लेटर, उसके लाइफ के ऊपर एक बायोग्राफिकल नॉवेल है, लिख चुकी हूँ मैं। असम में जो डायमंड थिएटर है, मोबाइल थिएटर, उसके ऊपर भी पूरा हिस्ट्री लगा के मैं एक नॉवेल लिख चुकी हूँ। ऐसे बहुत सारा काम की हूँ, बहुत सारा नहीं मतलब काम की हूँ। नहीं, काफी आपने बहुत लिखा है, और ये बहुत सराहनीय है कि आपने। लिखा है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं इम्पोर्टेंस समझती हूँ कि असम में ये जो विच हंटिंग का जो जितना प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हम लोगों का बहुत सारा अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। मैं 2 जी, नॉवेल लिख चुकी हूँ, एक बड़ों के लिए, एक चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन के लिए जो लिखा था उसका नाम था इशू। इसके ऊपर एक चलचित्र निर्माण हुआ है, और 2018 में उसको रजत कमल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। लेकिन बहुत हम लोग अच्छा।
लिख सकते हैं, लेकिन वो समस्या वो अभी तक मतलब सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन मैं सोचती हूँ जैसे भारतवर्ष में एक साल में सतीदाह प्रथा थे, नरबलि थे, ये सब बंद हो गया है। ये भी एक दिन बंद हो जाएगा। असम में या किसी भी एरिया में जितना भी ये नारायण समस्या है, ये एक दिन जी। खत्म हो जाएगा। मैं इसको बहुत ज्यादा गुरुत्व देती हूँ। तो एक जो लेखक है, जो साहित्यकार है, उसका यही कर्तव्य है कि वो हमेशा सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे और वो अपना कलम से अपना कार्य करता चले। आप मुझे एक मेरा क्वेश्चन, एक सवाल और है कि आपको लिखने की प्रेरणा बचपन से है, कहाँ से मिली, कैसे कैसे आपने लिखना आरंभ किया? पहले तो मेरे घर के पिताजी की मैं बहुत तो ये मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। तो पापा ने जब हम बचपन में मुझे जब पढ़ना नहीं आता था तभी किताब खरीद के देते थे, सुनाए थे कहानियाँ। और एक बुक स्टॉल मेरे परिचय करा दिया कि जब भी मन करे, दिल करे कि आ जाए इधर और लेके जाओ बुक्स। और बहुत महीने के अच्छा। अंत में इसका जितना भी हिसाब वो कर देते थे। तो ये मेरे लिए बहुत उपकार हुआ था और बहुत आनंद की बातचीत थी। कैसे बीत गया बचपन पता ही नहीं चला। नहीं, बहुत पढ़ते पढ़ते सुंदर। दिमाग में ख्याल आया कि मैं जितना भी पढ़ चुकी हूँ तो उसको एक अच्छा लिख दो। लेकिन पापा ने एक बात कहा कि ये तो दूसरे के लिखा है। तो जूल जी। भांटा हिंदी सांदादर्शी मैंने पढ़ा। तो पापा ने बोला कि ये तो दूसरा का है, तुम अपना लिखो। ये बहुत बड़ी प्रेरणा थी और सेकेंड पोजीशन में है मेरा पिता। बहुत अच्छा। जाने तो ना आपके आपके पापा जाने। आपकी प्रेरणा हैं और बहुत सुंदर आपने इतना कार्य किया है साहित्य पर, जो कि असम के लिए बहुत अच्छा है कि वहाँ की जो नई पीढ़ी है उससे जुड़ेगी। अब मैं आती हूँ डॉक्टर विजय शंकर बर्मन के पास सवाल लेकर के कि उनका जो एक्सपीरियंस है साहित्य के लिए उसको मैं जानना चाहती हूँ। जैसे कि एशियन लिटरेरी सोसाइटी आज अपना पर्व असमिया भाषा पर मना रही है, तो असमिया साहित्यकार होने के नाते आप किस तरह से प्रभावित करते हैं, असमिया भाषा से आप किस तरह प्रभावित हैं? और उसी के बाद हमें आप अपनी एक कविता साथ साथ सुना दीजिएगा। डॉक्टर विजय शंकर बर्मन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अनीता जी और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। तो नमस्कार। आज एशियन लिटरेरी सोसाइटी ने जो खुद की तरह से जो इनिशिएटिव लिया है कि वो भाषा को असमिया भाषा पर उसका ये आज का दिन ये समर्पित है, तो इसके लिए असम से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आपने जो कहा कि असमिया भाषा मुझे किस तरह से प्रेरित करता है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये तो मेरा मातृभाषा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बात करती है, तो इसी तरह वो भाषा भी, या असमिया भाषा मेरे अंदर ही है। तो मैं एक छोटा अनुभव है मेरा इस भाषा के लिए, मातृभाषा के लिए, असमिया भाषा के लिए। तो मैंने कहीं लिखा था ऐसे कि मेरी दुनिया भूगोल में नहीं है, मेरी दुनिया भूगोल में नहीं है, मेरी दुनिया किसी लिपि में भी नहीं है। जी। ये मेरी माँ की गोद है, मेरी माँ की आवाज मेरी सांस है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से मेरा जो सृष्टि का जो पर्व होता है वो असमिया भाषा से, असम का जो जलवायु होता है इधर से प्रेरित होता है और ये उभर के आता है। जी। तो आप अपनी कोई कविता हमें सुनाइए, क्योंकि आप कविता बहुत पसंद करते हैं, ऐसा मुझे पता लगा। लेखक और साहित्यकार और सब कुछ हैं आप, लेकिन कवि बहुत आपके अंदर जो है वो कवि बिल्कुल बैठा है, तो उसको जरूर आप निकालिए और हमारे दर्शकों तक अपनी कोई कविता पहुंचाइए। जरूर। विजय जी हाँ शंकर जी। अनीता जी, जी क्योंकि आज का ये प्रोग्राम असमिया भाषा पे है, तो जी। पहले मेरा वो मातृभाषा कैसा है वो आप लोगों को
सुनाना चाहता हूँ। तो प्रस्तुत करता हूँ जी मेरा एक असमिया भाषा में लिखा हुआ कविता। तो जी उसका शीर्षक है केटेटঙৰ দুধাৰি চকুলো। থুলুকা মেঘবোৰ ওলমি আছে, মেদুৰ মেঘৰ মাজৰ কোনোবাখিনিত তুমি আসন পাতি চকুলো টোকা আৰু দিহিং বয়। লিধুৰ কলা টিলাটোত পোৰা কয়লা আৰু আধা পোৰা এপাত জোতাৰ এন্ধাৰত নে শিৰিষৰ শুকান ঠানিৰ মুগা বৰণীয়া এটা পখিলাৰ লেটাত কণী পাৰিছিল মৃত্যুৱে। মোক আকোহিনীয়া কেটেটঙৰ চকুলো দুধাৰি পাটকাইৰ পানী গছাৰ পৰা নীৰৱে নিজৰি পোৰ হোৱা অংশুৰ সেই পবিত্ৰ পুখুৰীৰ পানীহে আছিল আৰু তাত হালধীয়া পখিলা এটাই আইনা চাইছিল। ये असमिया में लिखा हुआ वाह, मेरा मूल कविता है। बहुत मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपकी संवेदनाएं फील कर पा रही हूँ। जो आपने उसमें आवाज दी है, उसको जैसे आपने सुनाया है, लगता है कि बहुत गहरी बातें हैं उसमें। तो आप बताइए क्या ये कविता मैं आप हम्म, मैं ये कविता तो मैं हमारा जो धड़कन है, मातृभाषा का जो धड़कन है, उसका एहसास दिलाने के लिए मैंने ये प्रस्तुत किया। अभी मैं मेरा एक कविता का जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, दिनकर कुमार जी ने किया है, तो वो जी हिंदी अनुवाद और दूसरी कविता है। तो वो मैं छोटी कविता है, वो मैं आप लोगों के समक्ष हेलो, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुनाई नहीं दिया जी मुझे, इसका शीर्षक है जी आवाज नहीं आ रही है। मैं हाँ अब मैं आ रही एक है। स्त्री। हाँ अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। जी जी हाँ, मैं एक स्त्री के बारे में जानता हूँ। जी मैं एक स्त्री के बारे में जानता हूँ जिसने एक विकलांग संतान को जन्म दिया। मैं एक स्त्री के बारे में जानता हूँ जिसने एक विकलांग संतान को जन्म दिया और दूसरी संतान जब पेट में थी उसके, और दूसरी संतान जब पेट में थी उसके, वो सुबह कट की कर सैर के लिए वो सुबह जी की सैर के लिए रेल की पटरी की तरफ चली गई। वो सुबह की सैर के लिए रेल की पटरी की तरफ चली गई। वो अब तक लौट कर नहीं आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी कविता। और आपकी कविता में जो आ, एक जो मतलब एक भारतवर्ष की जो आपने एक कविता का जो भ्रमण कराया है कि एक माँ है और एक विकलांग बच्चा है, तो बहुत ही खूबसूरत आपकी कविता है। आपने अपना जो जैसे आपने पीएचडी किया है मैन विमेन रिलेशन इन द ट्राइब मैथ्स ऑफ असम पर, तो आपके इस कार्य के दौरान आपको यूरोप जाना पड़ा। यूरोप आपकी जो यूरोप में जो अनीता लंबे जी, समय तक आपको रहना पड़ा, अनीता जी, उसके कुछ एक्सपीरियंस आप बताइए हमें। अनीता जी, एक सेकेंड। हाँ, मणिकंतला जी को ना आवाज सुनाई दे नहीं आ रहा। रही मैं है क्या? उनको बोली कि ना हेडफोन हटा लेने के लिए, बिना हेडफोन के करने के लिए बोली, ठीक है। जी जी, हेडफोन नहीं लगाया है। उनको बोली कि हेडफोन हटा के भी ट्राई कर सकती हैं अगर आवाज आ रही हेडफोन हो, कुछ हटा नहीं दीजिए। आवाज। हाँ, नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। तो म्यूट तो नहीं है? नहीं, म्यूट नहीं है। दोबारा ट्राई करिए, उनको लॉग इन करने के लिए बोलिए, दोबारा ट्राई करें वो। ठीक है, मैं कैसे कर, आप मैसेज कर दीजिए प्लीज व्हाट्सएप पर, क्योंकि हम अभी कैसे कहें उनको। ठीक है, और ओके। ना, और तब तक हम विजय शंकर बर्मन जी से आगे का हालचाल पूछते हैं कि आप क्या, आपका जो यूरोप का जो आपकी यात्रा रही और जो वहाँ पर आपने समय व्यतीत किया, वो किस तरह से किस किस तरह से आपने व्यतीत किया, और क्या संवेदनाएं आप वहां से लेकर आए। वहां पर अभी आपका क्या काव्य और लेखन का कार्य चलता रहा, विजय शंकर जी बताइए। हाँ अनिता जी, मैंने यूरोप में अध्ययन करने का मुझे मौका मिला। तो वहाँ आपका में आपका बट मेरा मन
नहीं नहीं, आप इनका बोल रही हो, इनका जो है म्यूट है। हाँ, अभी अभी देखिए। नहीं, ओके। हाँ, आप बताइए, आप, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है, आपसे आपसे हम बात करते हैं तब तक। डॉक्टर विजय शंकर बर्मन जी, आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मेरा जो पीएचडी का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है ट्राइबल मिथ्स के ऊपर, असम के जो जी ट्राइबल मिथ्स है। तो आप लोगों जी को पता ही होगा, असम में जी लगभग 29 ट्राइब्स है। तो जी इतने ज्यादा उपजातीय उड़ीसा में है, और कहीं कहीं जी साउथ इंडिया में कहीं कहीं है। तो जी मतलब असम का जो ट्राइबल जो माइथोलॉजी है, वो माइथोलॉजी मतलब उसका जो पूरा कथा है, पूरा कथा जी मतलब जो जन्म जन्म मृत्यु और विवाह से जो संजोग रखता है, उसे हम, इसे कथाओं को हम मीथ मीथ बोलते हैं, माइथोलॉजी बोलते हैं। जी, तो माइथोलॉजी। जी माइथोलॉजी, तो जी मुझे उसके ऊपर मैं पीएचडी कर रहा था। तो मुझे टर्टू यूनिवर्सिटी इस्टोनिया में मुझे मौका मिला कि मैं अपने पीएचडी के दौरान कुछ समय उधर बिताऊं। तो उधर जाके अपने स्टडी के साथ साथ ही समांतर, मतलब साथ साथ पैरेलली मैंने क्या किया, तो इस्टोनिया का और ईस्ट यूरोप का बेसिकली जो गांव शहर का जो कल्चर, हमें तो शहर का पता चलता है, यूरोप में शहर में क्या होता है ये सब पता चलता है हमें। लेकिन जी यूरोप का जो गांव है, काउंट्री साइड होता है, तो उसमें मुझे कुछ दिन ऐसे बीच बीच में कुछ दिन बिताने का मौका मिला, क्योंकि मेरा एक दोस्त, मेरा एक फ्रेंड, वो पोएट फ्रेंड है मेरा, इस्तोनिया का, मथुरा मार्गस लत्ती। उन्होंने मेरी कविताओं का ट्रांसलेट भी किया इस्तोनियन में, और उसे एक इस्तोनियन में, इस्तोनिया से एक किताब भी मेरा निकले 2016 में। तो जी क्या हुआ, तो उस समय जब मैं वो गांव में था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं असम असम में नहीं, मैं भारतवर्ष में नहीं, हाँ, जी मैं यूरोप में हूँ। क्योंकि जी मैं आपको एक अभिज्ञता बताना चाहता हूँ, क्या हुआ उस दिन। तो सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था, तो उसके नजदीक, उसके आंगन में एक कुआं था। तो कुएं के बगल में मैंने ब्रश कर रहा था, तो ब्रश करने के बाद उसी समय कोयल की आवाज आई। तो जब जी कोयल की आवाज आई, और मैं कुआं के नजदीक बगल में वो ब्रश कर रहा था, तो मुझे लगा कि क्या मैं यूरोप में हूँ। यूरोप में ऐसा कुआं एक और कोयल। कोयल, तो मुझे जी तो ये मुझे महसूस हुआ कि हम जहाँ भी रहे, हमारे जो संवेदना है, जी जी जो जो वर्ल्ड का सभी लोगों का, जो विश्व नागरिक बोलता है, तो सभी लोगों का संवेदना, सभी लोगों का वो मनन एक ही जैसा होता है। ये तो जी जियोग्राफी है, भूगोल है, जो हमें अलग करता है। जो जी भाषा है, भाषा भी हम, भाषाओं ने हमको अलग भी किया और भाषाओं ने हमको जुड़ा भी। तो मैं कभी कभी प्रयास करता हूँ कि ये जो कॉमन मौलिक जो संवेदना होता है, सभी के यूनिक जो एक्सपीरियंस होता है सभी लोगों का, उसे मैं जी ये बाउंड्री को तोड़कर, भाषाओं को तोड़कर असम में लाऊं, और असम की जो असमिया भाषा बहुत को, अच्छा। असमिया साहित्य को मैं उससे जी समृद्ध करूं। जी, धन्यवाद। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप जो साहित्य और काव्य के माध्यम से दूरियां मिट जाती हैं, जो आपने वहाँ महसूस किया कि आप भारतवर्ष में हैं कि यूरोप में, आपको ये एहसास, क्योंकि आप ऐसा लिखते रहे हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। असम, भारत तथा यूरोप में आप अलग अलग भाषिक और सांस्कृतिक समुदायों से परिचित हुए। ये विभिन्नता आपके मनन को कैसे समृद्ध करती है? अभी अभी मैंने बताया, जो आपकी पूर्व प्रश्न थी, उसमें मैंने बताया लगभग। तो क्या होता है, मैं वो दूरिया, लोगों के बीच जो दूरिया होता है, वो बाहर का दूरिया होता है, लेकिन अंदर का सभी लोगों का एक ही, वो एक जैसे ही जी जी सांस लेती जी है, जी एक जैसे ही जी जी, बोलते, सब कुछ। खाती है, जी पीती है। जी 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 तो जो जी हमारा जो है ना, अन्न वस्त्र वो अन्न वस्त्र गृह, ये तीनों जी का, ये जो मौलिक जो
नीड है, बेसिक नीड है, सभी का एक जैसा ही होता है। जी जी तो मतलब मैंने ऐसे सभी तरह असम में भी, और जब मैं वो जब कुरुंद है, 3rd सेंचुरी का जो तमिल क्लासिक है, कुरुंद है, वो काव्य है, तो उसको मैं 10 बरस के लिए मैंने उसका ट्रांसलेशन किया, मतलब जो आपने आप करता रहा। हाँ, जैसे आप अनुवाद करते हैं कई भाषाओं से, आपने असमीय भाषा में अनुवाद हाँ किया हाँ। है, कवि मतलब कविताओं का और लेखन का। तो आपने जो तमिल भाषा को चुना और इसका जो आपने एक काव्य कुरुंद दोहे करके जो आपने अनुवाद किया, तो उसमें आपको क्या मुश्किलें आई और क्या आपको विशेष लगा, क्या फर्क लगा कि आप तमिल भाषा को आपने चुना? एक्चुअली मैंने तमिल भाषा को नहीं सुना था, तो वो जो तमिल पोएट्री को सुना था, मतलब क्या हुआ था, मुझे वो ए के रामानुजन जी ने वो एक किया था, द इंटीरियर लैंडस्केप नाम का, जो वो संगम लिटरेचर के अंदर अंतर्गत जो ये है कुरुंदो है, उसका ट्रांसलेशन, कुछ उसका कुछ लेखनों का ट्रांसलेशन था वो अंग्रेजी में। तो उधर से मैं प्रेरित हुआ, तो प्रेरित होके जब मैं ये 10 इयर्स के लिए जब मैंने उससे जुड़ा रहा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मतलब जो 3rd सेंचुरी का है, वो 3rd सेंचुरी के आगे पहले का है, वो ओरल पोएट्री था पहले। तो ओरल पोएट्री, तो वो सेंचुरी इधर आप देखिए एक बार, वो मॉडर्न जमाने का, मैं जिस जमाने में रहता हूँ उस जमाने का नहीं है वो है जी जी 3rd सेंचुरी के आगे, पहले, जी उसके जी पहले है। तो दूसरा बात यह है, वो लव पोएट्री है, जी वो प्रेम के ऊपर कविता है ऐसे। जी। तो ये है, और हाँ वो है एक अलग जियोग्राफिकल लोकेशन है, इंडिया में ही है, वो अलग जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो उसका सबसे ज्यादा वो स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब स्पेशलिटी क्या है, वो उस समय का संगम लिटरेचर का, तो उसका जो सभी जो काव्य 8 ऐसे वो काव्य था उसका, उस समय का। तो आगम और जी पुरम ये दोनों भाग में विभक्त है। तो आगम में प्रेम प्रेम से जो प्रेम से रिलेटेड होते थे, ऐसे कुछ संपर्कित वो काव्य थे, वो आगम वाले, और पुरम वाले थे युद्ध युद्ध या ये सब, टेरर हॉरर ये सब के ऊपर जुड़े हुए थे पुरम वाले। तो कुरुंद है वो आगम का पास काव्य था, उस काव्य के कुरुंदय सबसे जनप्रिय था। तो कुरुंदय में क्या हुआ, सिर्फ कुरुंदय में नहीं, वो आगम, वो कंप्लीट संगम लिटरेचर का वो इंटीरियर लैंडस्केप, मतलब वो जियोग्राफी मन से जुड़ा हुआ था उसे। जी जी लैंडस्केप कैसे होता है, जे ये कुरुंजी, मुल्लई, नेडल, ऐसे 5 तरह का लैंडस्केप था उसके ऊपर। तो उसके जी बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो जी तो, जी हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन जी जियोग्राफिकल लोकेशन से प्रेरित होके उसका पूरा, उस समय का पूरा काव्य भावना, साहित्य भावना संगम लिटरेचर था। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसी तरह ये जब ट्रांसलेट करने के बाद जब ये असमिया में मैंने किया, तो 2014 में उसका निकला असमिया में, वो पुरंदर कविता नाम का। तो उस समय मुझे ये नहीं लगता था कि ये मैं किसी और जमाने का, किसी और प्रांत का, भारत के किसी और दूसरे प्रांत का वो कविता का, प्रेम कविता जी का मैं अनुवाद किया। तो जी यहाँ से मुझे ये लगा कि ये जो हमारा जो साहित्य का जो बैकग्राउंड होता है, साहित्य का जो एसेंस होता है, वो किसी भाषा, किसी प्रांत या किसी समय से निर्धारित नहीं होता, ये जी यूनिवर्सल जी होता है। तो उसके बाद मैंने, अभी तो मैं लालेश्वरी, वो लाल देव कश्मीरी पोएटिस थे, सेंट पोएटिस थे। तो पहले मैं नंदा। लाल देव, इसके पहले मैं अंदल अंदल भी वो मध्य युग का वो तमिल सेंट पोएटिस थी। जी अक्का महादेवी थे पश्चिम प्रांत से, अक्का महादेवी। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके वो राजस्थान का मीराबाई है, जी मीराबाई। उसके बाद लालेश्वरी और लाल देव। तो ये जी सभी के
पोएट्री के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो मुझे जी ये उस समय का जो भक्ति मूवमेंट था, तो उसके ऊपर जी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, कुछ ट्रांसलेशन जी ये कर रहा हूँ। तो इस हम्म। नजरिए से मुझे ये लगता है कि मैंने पूरा भारत का जो परिभ्रमण, भ्रमण कर दिया। थोड़ा जी भ्रमण आपने कर दिया। जी जी हाँ हाँ। और इसी तरह मैं हमारे असमिया भाषा को थोड़ा मतलब कुछ बढ़ावा अवदान जी हाँ हाँ कुछ एक तरह कंट्रीब्यूट कर से सकूँ तो मेरा हम्म जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं बहुत ही अच्छा है। और आपने और भी भाषाओं में अनुवाद किया है, काफी आपको अनुवाद मतलब पसंद है। और आप क्यों क्यों नई पीढ़ी को आप दूसरी भाषाओं से मिलाना चाहते हैं, रूबरू कराना? आपका क्या क्या आपको मन करता है कि मैं दूसरी भाषाओं को अनुवाद करके असमिया भाषा में अनुवाद करके नई पीढ़ी को पहुंचाऊं, या क्या आपका इसके पीछे ध्येय है? कुछ आप चाहते हैं तो एक्चुअली ये जो मतलब प्रेरणा, जी जी सभी लोगों का प्रेरणा अपने से आता है। जी वो जी मैं अगर कुछ बोलूं कि नई पीढ़ी क्या करना, मतलब उसे वो क्या करना चाहिए, ये जी मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। वो अपने अंदर से आना चाहिए कि हमें जी क्या जी करना है। तो जी मुझे लगता है हमारे असम में असमिया भाषा में नई पीढ़ी का जो लोग है, मैं भी जी नई पीढ़ी का हूँ, फिर भी मेरे बाद जी जो है, तो सभी लोग बहुत मतलब मेहनत करके असमिया भाषा को आगे ले जा रहे हैं, अपने साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, हमारे जो मातृभाषा है तो असमिया भाषा, अहोमिया बोलता है, तो अहोमिया भाषा को हमको समृद्ध करना पड़ेगा। और जो हमारा जो सांस्कृतिक बैरियर होता है, जी लिंग्विस्टिक जी बैरियर होता है, ये सब तोड़कर सबका तोड़ हमें करके हमारे हमें हाँ आगे हमारे जी जी। आगे ले जाना होगा। तो अब मेरा जो एक सवाल है वो माननीय कुंतला जी से, कि आप को ऐसा लगता है कि असमिया भाषा साहित्य में चर्चा करने के कारण आप कुछ सुविधाओं से आप वंचित रही हैं? कुछ आपके विचार में जानना चाहती हूँ। और साथ साथ आप ये भी मुझे बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा जो नॉवल है उसके बारे में भी मेरे दर्शकों को जरूर बताइए आप प्लीज। माननीय कुंतला जी। धन्यवाद सुनीता जी, अनीता जी। जी ये जो पहले मैं आखिरी सवाल का उत्तर देना पसंद करूंगी। जी मैं अभी तक जितना भी नॉवेल लिख चुकी हूँ, तो लिखाई का अलग-अलग धरन है, क्योंकि उसका जो पटभूमि है, जो बैकग्राउंड है, जो बेस है, जो कहानी है, वो अलग-अलग टाइम का है। अलग-अलग, जैसे गाँव का है या शहर का है या युद्ध का हो या टी गार्डन का है। जितना भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज उसको लिखाए जाते हैं, तो उसके लिए जी लैंग्वेज भी अलग-अलग होता है। तो मेरे हिसाब से जब भी मैं लिखती रहती हूँ, उसको ही अच्छा लगता है, बाद में नहीं। तो इसलिए मेरा फेवरेट नॉवेल अभी तक एक भी नहीं निकला है, अपनी अच्छा पसंदीदा। लेकिन लेकिन सब्जेक्ट वाइज मैं सोचती हूँ, जो ये विच हंटिंग है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी जितना भी सब्जेक्ट मैंने लिया है आज तक, एज के ऊपर भी लिखा है, लेकिन जी मुझे लगता है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत सारा नॉवेल्स है मेरा, लेकिन मुझे जी लगता है कि विच हंटिंग के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कि जैसे-तैसे इसको निकालना है बस। ये जी जो जी काला अंधेरा है, उसको निकालना है बस। जी और जी और क्या पूछा था आपने? अ, एक मेरा सवाल ये था कि आप जो हैं इस साहित्य की वजह से आपने कुछ हाँ, हाँ, हाँ। कुछ असुविधा हाँ, हाँ। आपको हुई है, ये सवाल था। ये बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत क्योंकि अच्छा। मैं हमेशा याद करती हूँ मिलान कुंदेरा को, जिसने शेखा भाषा में लिख के पूरा विश्व में वो परिचित है, पॉपुलर है। तो असमिया भाषा में क्या खराबी है? मैं मातृभाषा में इतना सुंदर-सुंदर शब्द है,
तो उसको लिख लिख के बस मशगूल होते रहती हूँ। लिखना बहुत बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से मैं देखती हूँ, मैं कभी किसी ट्रांसलेटर के अनुवादक के पास जाके बैठना मुझे नहीं पड़ा, कि खुद चल के जी जी। आए थे। जब मेरा पहले नॉवेल पब्लिश हुआ था, छपा था एक मैगज़ीन में, डेली न्यूज़पेपर के मैगज़ीन में, तो ट्रांसलेटर अनुवादक, हिंदी अनुवादक दिनकर कुमार, वो खुद चल के आए थे कि ये नॉवेल हमें भी दीजिए, हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे इंग्लिश ट्रांसलेटर कोई अनजान एक लेडी फ़ोन करके बताती है कि आपका अनुवाद करने के लिए मुझे परमिशन चाहिए। जब मैं कहीं एक लिटरेरी मीट पे जाती हूँ, तो वहाँ आके लोग पास भाग के आते हैं। एक बार भाग के आए हैं कि आपको आज मिल गया है, हम लोग दिल्ली के इस पब्लिकेशन हाउस के लिए आपका लिखा चाहते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से मेरा रीडरशिप बाहर में भी है। एक बार साहित्य अकादमी ने मुझे अफ्रीका भेजा था, उधर भी जाके जहाँ ग्रंथ मेला लगा था, बुक फेयर हुआ था, उधर जाके मैंने मेरा एक हिंदी नॉवेल देखा था। एक सार्क फेस्टिवल में मैं दिल्ली गई थी, उधर मतलब उसका जो लोधीबाग में जो हॉल है, उधर जाके एक लाइब्रेरी है, उधर जाके देखा कि मेरा बुक भी हिंदी नॉवेल वाह, उधर है। बहुत ये बढ़िया। बहुत अच्छा लगा देख के कि रीडरशिप रीडरशिप कहाँ-कहाँ है और कहाँ से कैसे काम हो जाता है पता नहीं। मेरा एक दायित्व है, मेरा एक कर्तव्य है कि मैं लिखाई में ध्यान दूँ। जितना भी सामाजिक स्थितियों की वजह से जो सब्जेक्ट निकल नहीं आ पाया, उसके ऊपर मैं ध्यान दूँ। असम किस गति से, किस ट्रैवल से गुज़र रहा है, उसको मैं मेरी लिखाई से मैं इसे कैनवास पे ड्रॉ करूँ और लोगों के ध्यान आकर्षित करूँ। ये मेरा बहुत एक सुंदर। लक्ष्य रहा है और उसके बाद भी मैं बहुत सारा नहीं होने से भी कुछ-कुछ सुनी हुई पोएम्स मैंने ट्रांसलेट किया है असमीज़ लैंग्वेज में। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत के कवियों के एक कलेक्शन भी निकला है और उसके ऊपर मैंने कश्मीरी भाषा की समर कौल, उसकी एक नॉवेल डर्टपुर, उसका भी ट्रांसलेट किया है। राजस्थानी जो लेखक है हबीब कैफ़ी, उसका भी एक नॉवेल ट्रांसलेट किया है। भीमसेन वैन गॉग की जो लेटर्स है, उसका भी ट्रांसलेट किया है। इसलिए मैं अपनी लिखाई के साथ-साथ ये अनुवाद भी कर रही हूँ, ताकि मेरा जो रीडर्स है, उनको ये फ्लेवर मिल जाए। मेरे वाह, कलम के बहुत ज़रिए से अच्छा। उसका फ्लेवर मिल जाए और रिच हो जाए कि जाने-पहचाने कि असम के बाहर भी क्या चल रहा है, क्या जी परिवेश में क्या कहानी चल रहा है, ये जी भी जी। ज़रूरी है। तो काम करना हम लोगों को ऊपर एक दायित्व है, एक मतलब प्रेयर जैसा समझना चाहिए काम को। तो कर रही बहुत हूँ, सुंदर। लेकिन असम में हूँ, तो इसलिए कोई ये नहीं हुआ है। जैसे जैसे मुंबई से फ़ोन आते हैं कि आपका कहानी हम लोग को वेब सीरीज़ के लिए दीजिए। दिल्ली से फ़ोन आते हैं कि दूरदर्शन के लिए आपका कहानी चाहिए। ये लोगों को तो मैं जानती नहीं, तो कैसे आ जाते हैं? ये लोग तो बहुत सुंदर। असमीज़ नहीं नहीं पढ़ पाते, फिर भी खबर जी मिल जाता है। इसकी वजह है सब्जेक्ट। मैं जी किस जी सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ। जी जी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और शायद जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको भी बहुत बल मिला होगा कि लिखना, लिखने की जो खुशबू कहते हैं ना, जो पहचान है वो अपने आप बन जाती है। उसको जा जा करके नहीं कहा जाता, उसी पर नहीं, मेहनत कोई करनी है ज़रूरत नहीं है, अपने काम और करो बस। अपना काम करना। ये आपने एक बहुत अच्छी एक प्रेरणा भी दे दी। और ये मेरा एक आखिरी सवाल था आपसे कि क्या प्रेरणा आप देंगी, लेकिन आपने दे दी और मुझे लगता है कि लोगों ने इसको बहुत ध्यान से सुना और अमल भी करेंगे। और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपकी बताई हुई बातों को ध्यान में रखूं, क्योंकि हम सब लेखक जो राइटर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जी, तो अभी जो है हमारा टाइम हो रहा है, समय अब हमें क्या इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम और ज़्यादा बातें करें। आपसे आपको विदाई देने का बिल्कुल मेरा मन नहीं है, क्योंकि आप जितनी सुंदर दिखती हैं उतने सुंदर आपके विचार हैं। अब दोनों जो हैं, और विजय शंकर जी की इतनी अच्छी बातें हैं, उन्होंने इतने अनुवाद किए हैं, तो हमें लगता है कि हम इसको महीनों भी सुने तो शायद पूरे नहीं होंगे, जिस तरह से आपने साहित्य पे काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें विराम तो लगाना पड़ेगा, समय हमारा जो है
आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं विजय जी, तो आप जरूर, आपका स्वागत है। और उसके बाद फिर हम जी ऐसे तो कविता का चर्चा करता हूँ, तो मैसेज जी मेरा कोई नहीं, सिर्फ एक कविता मैं सुनाना जी चाहता हूँ, अगर हम समय का वो है तो। नहीं, छोटी सी सुना दीजिए। ठीक है। कोई बात कश्मीरनामा। जी समूची झेलम जमी हुई है जाड़े में, पुल सुआ हो चुका चांदी का मनीहार, काफी बोझिल खाली पात्र में सजा कर रखा, पंछी के तोड़े हुए चिनार के कोमल दंथल को, और अगर पत्ते भी सूख कर गिर जाए, जाड़े की रात किस तरह तसल्ली दूंगा मैं तुम्हें। यहाँ इतनी पीली धूप की खिलखिलाहट, जबकि फुसफुसाहटे वैसे ही आर्ट और सर्द। आजान है वो या रुलाए। तो सभी का दिन सही सलामत गुजरे, तो यही आशा बहुत व्यक्त सुंदर करते कविता, हुए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी धन्यवाद। कविता। और आपने असम से कश्मीर पहुंचा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मौनी कुंतला जी ने अपने विचारों से हमें सारा आसाम और सभी जगह घुमा दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एशियन लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हम आपसे जुड़े और हम एक दूसरे से जुड़े और अपने विचार हमने सुने, आपके विचार हमने, आपने जो विचार हमारे साथ साझा किए। तो हमारे जो एशियन लिटरेरी सोसाइटी मनोज कृष्णन हैं, उनकी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।